नमस्कार। माहौल क्या है आज इलाहाबाद के इंडियन कॉफ़ी हाउस से? आपको मालूम है इंडियन कॉफ़ी हाउस में एक ज़माने में अब तमाम प्रख्यात साहित्यकार, तमाम प्रोफेसर्स, फिराक गोरखपुरी जैसे शायर, नाम लेना किसी एक का दूसरों के साथ अन्याय होगा, लेकिन देश के और इलाहाबाद शहर के, प्रयागराज के बुद्धिजीवियों की बैठकी का अड्डा इंडियन कॉफ़ी हाउस हुआ करता था। और इस इंडियन कॉफ़ी हाउस में आज भी ट्रंप की ट्रेड डील से लेके यूजीसी के नए रेगुलेशन से लेके रामभद्राचार्य या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मसले तक हर विषयों पर चर्चा होती है। चाहे एआई समिट हो, उस पर भी हर विषय पर लोग चर्चा करते रहते हैं। मैं आज आपको यहीं के लोगों का जो उनके बीच माहौल है या जिन विषयों पर चर्चा है, जिसके जो विषय है उस पर मैं माहौल आपको दिखाता हूँ। इन दिनों दरअसल यूजीसी के नए रेगुलेशंस को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा है। उसका समर्थन करने वाले भी विरोध जगह जगह कर रहे हैं, उसका विरोध करने वाले भी जगह जगह, समर्थन करने वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध करने वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि यूजीसी के नए रेगुलेशंस ने छात्रों को आपस में जातिवादी आधार पर बांटने का काम किया। समाज में इसका कितना असर है और समाज में 2027 के चुनाव के मद्देनज़र कौन कौन से मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, आज मैं कॉफ़ी हाउस में यही जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि अपना अपना परिचय सर आप दीजिए पहले। मैं प्रेम प्रकाश चौधरी, हाई कोर्ट इलाहाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और आप? रुद्रनारायण पांडे, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। मैं विद्यासागर पांडे, नेता भारतीय जनता पार्टी। और आप सर? मैं आरपी सिंह, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ इंग्लिश का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जी हाँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था। तो गुरुजी मैं आप ही से शुरू करता हूँ, थोड़ा आप पीछे घुमाइए। ये यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस हैं, एक नामचीन यूनिवर्सिटी के और नामचीन डिपार्टमेंट के, फिराक साहब का नाम ही मैंने ले लिया, उसी डिपार्टमेंट से आप आते हैं। ये यूजीसी के नए रेगुलेशंस पे आपकी क्या राय है? देखिए, यूजीसी का ये रेगुलेशन जो आया, तो इसको लेके जितनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि राजनीतिक जो हैं कारण ज़्यादा हैं सामाजिक से। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यूजीसी को इस तरह के रेगुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिस तरह से संतुलन समाज में बन रहा था। और देखिए, विशेष प्रतिक्रिया क्यों हुई? इसके पहले एससी एसटीज़ के लिए प्रोटेक्शन के लिए पहले से व्यवस्था थी। इसमें इस व्यवस्था में अंतर क्या है कि ओबीसी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। कैंपस में कुल मिला के स्थिति है कि कोई भी सवर्ण समाज का लड़का या ओबीसी समाज का लड़का, उसमें कोई भेदभाव नहीं लगता। दोनों मुझे लगता है कि करीब करीब एक ही स्थिति में। तो अब जो एक सेक्शन बचा सवर्णों का, उसको ये लग रहा है कि हम बहुत ही वल्नरेबल हो गए। भाई, अगर मुझसे किसी लड़के के साथ हो गई कोई बातचीत, कहा सुनी हो गई, तो हमारे ऊपर तो तलवार चल जाएगी। तो यह जो प्रतिक्रिया है, यह प्रतिक्रिया बड़ी विकराल रूप ले रही है। और मेरा ये मानना है कि यह अनावश्यक रूप से सर्कुलर को निकाला गया। इसकी कोई आवश्यकता अगर देखी जाए तो नहीं थी। अब इसके निकालने के पीछे क्या कारण है, ये तो चूँकि पार्लियामेंट के सदस्य उसमें कमेटी में तमाम लोग थे, उन लोगों ने इस पर विचार किया होगा। पर मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि जो इक्विलिब्रियम चल रहा है कैंपस पे, उसमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। जो लोग इसके समर्थन में है सर, वो ये कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, डीन, प्रॉक्टर्स 90%, 85 से 90% तो फॉरवर्ड ही है और जनरल कैटेगरी के हैं। जब उसमें जो कमेटी है उसमें ये लोग रहेंगे तो बेवजह का ये वितंडा खड़ा किया जा रहा है, बवाल खड़ा किया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी बहुत वल्नरेबल हो जाएगी। अरे, अगर आप के पास तो सेफगार्ड्स हैं ही ऑलरेडी, और जो भी जातिगत जो भी विभेद होता है उसमें सबसे बड़ा विभेद जातिगत आधार पर होता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं विश्वविद्यालय के कार्य परिषद का चयनित सदस्य रहा 10 साल तक।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। और जहाँ तक मुझे याद आता है कि शायद सन 1992 में जो टीचरों के रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन एक्ट है वो लागू, 8 साल उधर और 26 साल इधर, 34 साल हो गए। मेरा ही मानना है कि आज जो नियमानुसार जो परसेंटेज सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है कि जो भी, क्योंकि उसका एक रोस्टर बनता है कि ये पहली सीट ओपन है, वैकेंसी कहूँ बल्कि सीट नहीं, पहली वैकेंसी ओपन है, दूसरी ओबीसी की है, तीसरी एससी की है, चौथी एसटी की है, पांचवी फिर जनरल की है, उसका एक रोस्टर है। तो पिछले 36 वर्षों में जो चयन की प्रक्रिया विश्वविद्यालयों में है, अध्यापकों की मैं बात कर रहा हूँ, वह प्रक्रिया लागू है। और जो जब ये प्रक्रिया नहीं थी तब के वो अध्यापक कोई एक भी अपवाद के रूप में भी शायद ही आज विद्यमान हो, क्योंकि सब रिटायर हो चुके होंगे। तो जो देश की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार किसी भी पद के चयन का जो नियम है उसका लागू होना अगर 36 साल में पूरा हो गया तो ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, टीचर तो वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि आपने कहा कि जब 4 वैकेंसी आएगी, 4 वैकेंसी आएगी तो एक एससी आएगा, एक एसटी आएगा, एक ओबीसी आएगा, एक जनरल आएगा। अगर एक सीट आई तब? वो देखिए, ऐसा है कि 2 तरह के नियम हैं। पहले ये नियम था कि जो वैकेंसी एक है किसी विभाग में तो उस पर रिजर्वेशन नहीं लागू होगा, और एक से अगर ज़्यादा है तब जिसका विरोध हुआ तो ये हुआ कि भाई जहाँ जहाँ एक वैकेंसी उस पर रिजर्वेशन ही लागू होगा तो इसको ओवरऑल जो आपका पूल है यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए कि आपके यूनिवर्सिटी में 10 प्रोफेसर की पोस्ट खाली हैं तो उनको आप 10 मान लीजिए, एक मत मानिए, तो आपने उसको उस पूल में डाल दिया तो उसके ऊपर भी रिजर्वेशन होगा। क्योंकि ये जो रोस्टर बना है उसके पीछे कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट्स में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो 50% कैसे लागू किया जाए उसी के लिए रोस्टर बना ही है। जितनी भी वैकेंसीज निकल रही हैं आप उनको देखिएगा तो आप पता लगेगा कि ये ओपन वैकेंसी है, ये ओबीसी की इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी एससी की हैं, इतनी एसटी की हैं। विज्ञापन में ही ये शुरू में दे दिया जाता है। तो मेरा ही मानना है कि लेकिन फिर भी अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही मैं निकालूं डेटा तो शायद 50% रिजर्व कैटेगरी के टीचर अभी भी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि 50% के हैं या नहीं है ये तो मैं आज आपको नहीं शंका दे सकता हूँ, पर निश्चित रूप से जो पिछले 36 वर्षों में नियुक्तियाँ हुई हैं उनमें इन नियमों को उल्लंघन नहीं हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने कह दिया कि इस इंटरव्यू में कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो अपॉइंट किया जाए, NFS, नॉन फाउंड सुटेबल, यही तो अस्त्र है जो वो कहते हैं कि लागू कर दिया जाता है हमारे लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी बात है। अगर आप जाके इसका सर्वे करें माइक्रो लेवल, देखिए मैक्रो लेवल पे हम यहाँ बैठे हुए कोई बात कर दें तो वो तय नहीं करती, वो हमारी आवाज़, हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं वो तय करती है कि हमारी बात सही है गलत। पर हकीकत ये कि जब तक आप डेटा और स्टैटिस्टिक्स नहीं देखेंगे तो ये नहीं कह सकते कि ये सही बात है। हाँ, मैंने पहले कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी का निकाल के देख लो कि 50% है कि नहीं है। अब पता नहीं यहाँ का क्या डेटा है। मैं इसका प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर डेटा ये शो कर रहे हैं तो ये सत्य है, और अगर ये डेटा नहीं शो कर रहे हैं सत्य नहीं है। अब सर आखिरी सवाल आपसे कि ये जो यूजीसी के रेगुलेशंस छात्रों के लिए है, ये छात्रों की या उन इंस्टीट्यूट्स संस्थानों से ये बात बाहर आम जनता तक भी चर्चा का विषय बन रही है क्या? निश्चित रूप से, हाँ निश्चित रूप से। जो ओपन कैटेगरी है वो इनसिक्योर महसूस कर रहा है, और प्रेस इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट भी कर रहा कि भय की स्थिति बढ़ती जा रही है। देखिए, किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया किस रूप में आ रही है। देखिए, आपने देखा एक डिवाइड तो डे 1 से शुरू हो गया। एक दल एक पक्ष समर्थन में खड़ा हो गया, वो भी आंदोलन कर रहा है कैंपस में, एक विरोध में खड़ा हो गया, वो भी आंदोलन कर रहा है कैंपस में। तो पहली चीज़ तो यही सिद्ध कर दे रही कि इस सर्कुलर ने एक डिवाइड क्रिएट कर दिया जो डिबेट नहीं चल रहा था। और जब इस तरह के डिबेट चलेगा तो मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से एग्रेशन आएगा दोनों दलों में।
आप में भी एग्रेशन बढ़ेगा, मेरे में भी एग्रेशन बढ़ेगा। तो मैं तो इस राय का हूं। अब आपसे जब मैंने पूछा तो आपने परिचय में ही भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जैसे ये यूजीसी का रेगुलेशन है, वो गले की, वो कहते हैं ना, गले में हड्डी अटक जाती है। न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। आप मानते हैं? हाँ, सत्य 200%। आगे खाई पीछे कुआं। अब ये चीज़ें भाजपा के हाथ से निकल गई हैं। जो भी रिलीफ मिली है वो सुप्रीम कोर्ट से मिली है, उसका लाभ भाजपा को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने तो लागू कर दिया। ये तो कोर्ट ने स्टे किया ना, और वो स्टे अब दूसरा देखिए, जहाँ तक बैकवर्ड की बात है, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की। पैरवी करते तो ये स्टे न मिलता। तो दोनों तरफ से गए ना, न बैकवर्ड से न फॉरवर्ड से। और यह आंदोलन, राजीव जी आप चूँकि इससे जुड़े हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ आज तक के इतिहास में जो आंदोलन गांव से चलता है या युवाओं के द्वारा किया जाता है, उसकी दूरी बहुत लंबी होती है। उस आंदोलन को किसी तरह आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये बात गांव से निकल के शहर आई है। मुझको नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूँ। उससे गांव के किसी बच्चे ने फ़ोन किया कि चाचा ये यूजीसी क्या है। तो मैंने कहा कि यूजीसी क्या है यार, क्या मुझको नहीं पता यूजीसी क्या है। फिर मैंने देखा कि भाई यूजीसी है क्या। तो मतलब ये जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, मतलब आ बैल मुझे मार, हमने बैठे बैठाले एक मुद्दा क्रिएट कर दिया जिसमें कि पूरा देश दो भागों में विभक्त हो गया। और राजीव जी सबसे बड़ी बात क्या है, कल तक उत्तर प्रदेश का ठाकुर योगी के खिलाफ आप एक सत्य नहीं बोल सकते थे उत्तर प्रदेश के ठाकुरों के सामने। वो तो अभी भी नहीं बोल रहे। नहीं, अब सुनिए तो ना पूरी बात। इस मुद्दे पे, यूजीसी के मुद्दे पे सबसे पहले करणी सेना कौन है आपको पता है अच्छी तरह से, ब्रिजभूषण शरण कौन है आपको पता है, राजा भैया कौन है आपको पता है। ये अगुवाई कर रहे हैं इस आंदोलन की, ये साथ में खड़े हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वो गुस्सा जो आप कह रहे हैं या वो नाराजगी जो है लोगों की योगी सरकार के लिए, ये तो केंद्र सरकार का मामला है या यूजीसी केंद्र से इसमें योगी जी तो लोग बड़ा, योगी जी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी खुद मुख्यमंत्री नहीं है। वोट जो घटेगा वो भाजपा का घटेगा, तो नुकसान योगी जी का भी होगा। हम ये नहीं मान सकते कि आप नाम क्या बताया था, भूल गया। विद्यासागर पांडे। विद्यासागर पांडे जी, ये आपके अधिवक्ता भी हूँ। आपके भीतर का पांडे जी बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं? पहले ये बताओ। मैं सत्य बोल रहा हूँ, जो फैक्ट मुझको दिखाई पड़ रहा है। और इसके पहले चेयर दे दीजिए। राजीव जी इसके पहले आप आए थे और मैंने ही इंटरव्यू दिया था योगी जी के चुनाव के पहले। आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि कोई मुद्दा नहीं है, केवल लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। ये आपको याद होगी ये बात, मैंने यही सब कहा था। अब जो चुनाव होगा कोई मुद्दा नहीं होगा, यूजीसी यूजीसी यूजीसी, इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज होगा तो भी और लागू होगा तो। ओ, आप ये कह रहे हैं 27 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा 100% ये मुद्दा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो चीज़ आप किसको किसको समझाएंगे, आप एक ऐसे व्यक्ति को समझा सकते हैं जो मैच्योर है। बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो मैच्योर नहीं है, उनको ये लग रहा है कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय है। अभी हम एक बात बताइए, इस देश में 1991 में सरकारी नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण दिया गया। इस देश में 2004 के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण दिया गया। नौकरी में 50% आरक्षण, पढ़ाई में 50% आरक्षण। तो अगर उसी वर्ग को यूजीसी के एक रेगुलेशन से एक सेफगार्ड दिया गया कि उनके खिलाफ जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं हो सकता, तो फॉरवर्ड की इतनी नाराजगी की क्या? एक बात बताइए, ये तो बच्चे हैं जो आपस में पता ही नहीं चलता कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर हैं, ये दलित हैं, ये बैकवर्ड हैं। आपस में जो दोस्ती यूनिवर्सिटी में आप भी रहे मैं भी रहा,
कभी आपने फील किया कि आज़ाद के आधार पर यूनिवर्सिटी में कभी झगड़ा हुआ किसी बच्चे का? नहीं हुआ। क्यों? हम जाति नहीं पूछते थे। हमारा दोस्त, आप दोस्त हो गए,